Assalamualaikum everyone. Waiting for your joining process. 55 have joined. मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? जस्ट 2 मिनट वेट करें, बाकी बच्चे भी ज्वाइन हो रहे हैं, ज्वाइन हो जाएं। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है वो हाँ कुछ क्वेश्चन तो आप पूछते नहीं है, लास्ट में पूछते हैं। अच्छा, ये कह सकता हूँ कि व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ये जिन्होंने हैंड्स रेज किए हुए हैं। वैसे तो दरमियान में माशाल्लाह सारे बच्चे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, 100+ बच्चे कोई ना कोई पूछते रहते हैं, अच्छी बात है। चलें जी, ये बच्चे जो है क्वेश्चन या व्हाट्सएप पे पूछिएगा या क्वेश्चन आंसर में डाल दीजिएगा। मैं शुरू कर रहा हूँ। हमने शुरू किया था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, हमारी मेन हेडिंग थी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में सबसे पहले हमने माइनर पढ़ा था, माइनर की सारी डिटेल पढ़ी थी और माइनर के बारे में हैरानकुन तौर पे बेइंतहा क्वेश्चन बच्चों ने पूछे, तो वो सबको मैंने रिप्लाई किया। दूसरे नंबर पे आता है हमारा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कौन से लोग हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं है कंटेक्ट करने की या कंटेक्ट में इंटर होने की। तो उसमें सबसे पहले हमने माइनर पढ़ा था। दूसरे नंबर पे पढ़े हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का मतलब ये होता है, ये बच्चों ने भी इसमें शुरू कर दिए हैं। क्वेश्चन बच्चे ने क्या पूछा है? kindly share link of your class please। सीआर भेज दें इनको, लिंक भेज दें। लिंक तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मीन जिसका दिमाग सही काम नहीं करता। तो इसका मतलब पहले साउंड माइंड क्या है? साउंड माइंड का मतलब ये है अ पर्सन इज सेड टू बी sound mind for the purpose of making a contact if at the time when he is making it he is capable of understanding it and forming a rational judgment। यानी जो टर्म कंडीशन कंटेक्ट बनाया जा रहा है वो उसको सारी चीजों को समझ सकता है, ठीक है, अच्छी तरह समझ सकता है, उसको हम जो है साउंड माइंड का कहते हैं। और अगर वो अच्छी तरह नहीं समझ रहा, ठीक है, तो फिर हम उसको, यानी अच्छी तरह ना समझने के मीन तो उसको कुछ बातें नहीं समझ आ रही, यानी कुछ लोग जो पागल होते हैं जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता किसी वजह से, ठीक, तो उनको हम पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कहते हैं। अच्छा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में आपके जो है यहाँ डिटेल नहीं लिखी हुई, याद रखिएगा। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में हम लोग 6 कैटेगरी लेते हैं। कितने कैटेगरी लेते हैं? 6। यहाँ आपके बुक में बताता हूँ कि क्या कंडीशन है। आपके बुक का जो अगर MCQs पिक करना चाहते हैं तो यूं बनता है कि वो सिचुएशन जब पर्सन का यानी वो दिमाग किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से काम न कर रहा हो, उसको हम अनसाउंड माइंड कहते हैं। इसमें याद रखिएगा 2 चीजें लेते हैं। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। वजह यह है कि यहाँ पे बुकों में वो डिटेल नहीं लिखी हुई, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल समझा देता हूँ। उसमें सबसे पहला 6 कैटेगरी याद रखिएगा। सबसे पहले आता है इडियट, जो अक्सर आप कॉमन लैंग्वेज यूज करते रहते हैं। इडियट वो शख्स होता है the person who is permanently of unsound mind। idiot हम उस शख्स को कहते हैं the person who is permanently of unsound mind।
मैं उसकी आपको पिक्स भी भेज दूंगा। नॉर्मली ये इडियट वो शख्स कहलाता है, द पर्सन हु इज परमानेंटली ऑफ अनसाउंड माइंड, उसको शुरू से ही दुनिया की कोई होशो हवास नहीं होती। और अगर आप देखें तो बहुत से लोग जो हैं उसमें सिंध में भी है, पंजाब सर भी अगर देखें तो कोई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सर बहुत छोटे छोटे होते हैं। नार्वे उनको दौले शाह का चूहा भी कहते हैं। उसको अपनी कोई होश नहीं होती। उनका एक गुरु होता है, जिस तरह गुरु उनको कहता है वो उसी तरह चलते जाते हैं। मैं साथ साथ पिक्स भी देख रहा हूँ, मुझे इसकी पिक मिलती है, मैं आपको भेज भी देता हूँ। ओके, तो ये वो लोग होते हैं जिनका दिमाग बहुत, सर छोटा सा होता है, इनको कोई जो है दुनिया की होशो हवास नहीं होती। इनके साथ एक गुरु होता है और वो गुरु इनको जो कहता है ये करते हैं। ठीक, लगे आप ये भी बता दो कि इनके बारे में वो जो गुरु होते हैं बड़े चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं कि इनके बारे में एक मिथ फैला देते हैं कि ये बच्चा जो किसी से कोई चीज मांगे वो अगर ना दे तो उनके घर में ऐसा बच्चा पैदा होता है। तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग डरते हुए, वो गुरु भी बड़े चालाक होते हैं। ये मैं पिक्स भेज रहा हूँ। गुरु बड़े चालाक होते हैं। वो उनको पता होता है कि देहातों में बड़े सादे से लोग होते हैं, तो वो इन मिथ पे यकीन कर जाते हैं। ठीक है, और वो ये मैंने भेज दिए हैं, दो भेज दिए हैं। उम्मीद है आपको ये व्हाट्सएप पे मिल गया होगा। ये वो इस किस्म के बच्चे होते हैं, मेरा ख्याल है आपको मिल गया। ओके कर दें। यानी जिनको दुनिया की कोई होशो हवास नहीं होती। ठीक है, अच्छा ये ठीक है, मिल गया बच्चों के, बच्चों का रिप्लाई आ गया, मिल गया। तो ये वो लोग होते हैं जो या तो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे आपको मिलेंगे या आपको किसी और मज़ार पे मिलेंगे। इनके बारे में मिथ होती है कि ये जो किसी से कोई चीज़ मांगे और वो ना दे तो उसके घर ऐसा बच्चा पैदा होता है। और मैंने देखा है कि वहाँ लोगों के जज्बात से खेला जाता है, तो लोग डरते हुए ये जो भी मांगे, और गुरु इतना चालाक होता है, वो देख लेता है कि किसी के घर कितनी बकरियां हैं या कोई माल है या क्या कुछ चीज इनके पास है, तो वो उस बच्चे को बोलता है इसको इशारा कर। वो बच्चा जो है बच्चा या बर्ड नहीं, उसका अपना कोई दिमाग नहीं होता। जो बताना चाहता मकसद है कि इडियट जो है उसके साथ आपका किसी भी तरह कंटेक्ट वैलिड नहीं होता, जो आपकी बुकों में नहीं लिखा हुआ। अच्छा, दूसरे नंबर पे इंसेन, सॉरी स्टूपिड। इडियट, इडियट के बाद स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब ये होता है कि उसको कुछ बातें समझ आती हैं, कुछ बातें समझ नहीं आती। और इनको डिसेबल पर्सन भी कहते हैं। ये आमतौर पे जॉब भी इनको दी जाती है। टेक्निकल टर्म इनको समझ नहीं आती, नॉर्मल चीजें इनको समझ आती है। मेरा चूंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं मैनेजर एचआर था, तो वहां पे मेरे पास एक अलमास नामी जो है वो इसी तरह पर्सन था। उसको जब उसकी तनख्वाह लगाते थे तो अगर तनख्वाह कम हो जाती थी तो उसको फौरन पता चल जाता था मेरी तनख्वाह कम। या मेरे एक दोस्त आए थे, उन्होंने उसको 200 रुपये दिए और कहा कि 100 रुपये जो है वो तुम्हारे हुए, आप रख लो, और 100 रुपये के जो है समोसे और रायता ले आओ। जो समझाना चाह रहा हूँ कि उनका नॉर्मल बातें वो समझ आते हैं, जो उनका कहें वो समझ आते हैं, कुछ चीजें आप समझ आती हैं, ज्यादा चीजें टेक्निकल समझ नहीं आती। अच्छा, उसने 200 रुपये मेरे दोस्त ने दिए, 100 रुपये अपने वाला उसने जेब में बड़ा अच्छा साफ करके रखा। जो 100 रुपये भेजे उसको कि समोसे और रायता ले आओ। अब उस शेर के बच्चे ने क्या किया कि 50 रुपये के समोसे लिए और 50 के जो है वो खुद कहता है कि सर को पता ही नहीं है, रायता नहीं होता, रेती होती है। वो आधी जो है गट्टा रेती का उठा कर ले आया। ठीक है, तो कहने का मकसद यह है कि ये जिनको हम अक्सर आप लोग या डफर भी कहते हो, लेकिन याद रखिएगा डफर एक अलहदा टर्म्स भी ली जाती है, लेकिन यहाँ समझने के लिए आप यहाँ उसको डफर कह सकते। अच्छा, तीसरे नंबर पे है इंसेन। इंसेन का मतलब ये है कि पहले सेन था,
ठीक था, ठीक है। अब कोई मसला हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है, या बिजनेस में नुकसान हो गया, या कोई और उसको जो है घरेलू परेशानी हुई जिसकी वजह से वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठा, ठीक है। तो अब वो इंसेन कहलाएगा। जब भी इंसेन वर्ड आएगा तो मीन पहले सेन था, नॉर्मल था, अक्लमंद था, कोई ऐसी चोट लग गई, कोई मसला हो गया, कोई चोट मीन जिस तरह कहते हैं बिजनेस का नुकसान वगैरह, बिजनेस का नुकसान हो गया, या डायरेक्ट मेंटली चोट नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ कंडीशन में वो भी होती है, लेकिन फिलहाल ये है कि उसको खुद से कोई ऐसा नुकसान, कोई धचका लगा है कि वो दिमागी तौर हो गया। ठीक, अच्छा, ये हम कहलाएंगे इसको इंसेन। तीन कंडीशन क्लियर हो गई होंगी आपको। अच्छा, नंबर 4 पे है लियोनाटिक। अब ये लियोनाटिक को गौर से सुनिएगा। लियोनाटिक का मतलब ये होता है, यार बच्चे अभी भी लिंक मांग रहे हैं, अभी क्यों नहीं लिंक पर आपका मसला हल हो रहा जी। लियोनाटिक, LUNATIC, लियोनाटिक। पहला था इडियट, दूसरा था स्टूपिड, तीसरा था इंसेन, ठीक है। इडियट का मैंने बताया, तीनों बता चुके हैं, फिर रिपीट कर दूंगा। तो लियोनाटिक वो शख्स होता है, जब कभी आपने कहीं सुना होगा, ये जो हाथ रेस कर रहे हैं बेटा, ये लास्ट पे रखिएगा या वैसे भी पूछ लीजिएगा। लियोनाटिक, अब कभी वास्ता पड़ा है, किसी सुना है तो उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मिर्गी सुनते हैं, एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरा पड़ना, ठीक है, या ब्रेन ट्यूमर है किसी को। ये वो लोग होते हैं कि नॉर्मली ये ठीक होते हैं, नॉर्मली आप साउंड माइंड, ठीक। कभी कभार इनका जब दौरा पड़ता है मिर्गी का, या ब्रेन ट्यूमर जोर करता है, तो उस वक्त इनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जब ये बर्डन ऑफ प्रूफ में, यानी ये देखिएगा, ये लाइन आपकी एमसीक्यूज बड़ी अच्छी बनती है। इफ अ पर्सन, ये दोनों, इफ अ पर्सन इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, ठीक, तो यूजुअली ऑफ जो है, होता क्या है कि जब वो ज्यादातर साउंड माइंड का हो, ठीक, तो उस वक्त उससे कंटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जब उसको दौरा पड़ा हुआ हो, यानी वो अनसाउंड माइंड हो, ओकेजनली आप अनसाउंड माइंड है, उस वक्त से उससे कंटेक्ट नहीं किया जा सकता। अब जो प्रॉब्लम यहाँ नजर आएगी वो ये आएगी कि अगर कोई एपिलेप्सी वाला बंदा है, या किसी को जो एपिलेप्सी या मिर्गी वाले जिसको दौरा पड़ता है वो बंदा है, या जिसका ब्रेन ट्यूमर है, उसके तो डॉक्टर ने जो है सर्टिफिकेट दिया हुआ है। अब आपके साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर अगर आप कोई ऐसे बंदे के साथ कंटेक्ट करते वक्त कोई जो है एविडेंस रख लेते हैं, किसी को विटनेस रख लेते हैं या एविडेंस रखते हैं, इसलिए कि अगर विटनेस नहीं रखा और वो बंदा कंटेक्ट पूरा नहीं करना चाहता, वो बाद में बोलेगा जी मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो मिर्गी का मरीज हूँ, मुझे तो दौरा पड़ा हुआ था, जब मेरा ब्रेन ट्यूमर बड़े पीक पे था, 10 साल में। तो कहने का मकसद यह है कि आपका इडियट से तो कंटेक्ट हो ही नहीं सकता। इन पर्सन में अनसाउंड, जो आपकी बुक में अनसाउंड है, जो मोस्टली साउंड माइंड के होते हैं, यूजुअली आप साउंड माइंड कहते हैं, ओकेजनली आप अनसाउंड माइंड, कभी कभार उनसे हो सकता है कांटेक्ट, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा आप पे रहेगा। इसी तरह दो और बता दूं कि अगर कोई ड्रंक पर्सन, जिनके मजहब में अलाउ है पीना, वैसे तो जो है गैर मजहब वाले भी जो है वो बहुत पीते हैं, लेकिन बहरहाल हम उस डिस्प्यूट में नहीं जाते। तो जिनके मजहब में पीना अलाउ है, ड्रंक करना अलाउ है, यानी टुन, जहाज जो बन जाते हैं टुन हो जाते हैं, तो अगर किसी ने किसी खुशी या गमी के मौके पे बहुत ज्यादा पी ली है, और वो अगर प्रूव कर दे कि मैं तो उसका टुन था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, तो भी कंट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। याद रखिएगा, बेन स्टोक, ये वर्ल्ड कप से पहले इंग्लिश खिलाड़ी है,
उसका जिसने इंग्लिश में वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसमें हुआ यह कि कुछ 2 महीने पहले, वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले उससे किसी का झगड़ा हो गया और उसने अच्छा खासा उस बंदे को मारा। लेकिन उसने जब केस चला तो उसने शेल्टर ये लिया, प्ली ये ली कि जब जो है हमारा झगड़ा हुआ उस वक्त मैंने 11 पैक पिए हुए थे, 11 पैक। ठीक, अब 11 पैक जो है उसने कहा जी मैं बिल्कुल टुन था, मुझे कुछ होश नहीं आ रही, तो उसको फिर ये शेल्टर मिल गया। होप ये आपको समझ आ गया होगा कि जिनके मजहब में अलाउ है पीना, और अगर वो किसी खुशी या गमी के मौके पे बहुत ज्यादा पी हुई है तो भी आपका उस वक्त से कंटेक्ट वैलिड नहीं होता। हाँ, जब उतर जाए, पी नहीं हुई है, तो फिर आप कंटेक्ट कर सकते। अच्छा, फिर है लास्ट वन, डेलिरियस। डेलिरियस का कंसेप्ट ये होता है, डेलिरियस के स्पेलिंग याद रखिएगा, जिस तरह डिलीशियस है, डिलीशियस, वहां सी हटा के आर कर दें तो डेलिरियस बन जाएगा। या इसको हेप्नेटिज्म सुना होगा, वो भी इसी में जाता है। ये वो कंडीशन होती है कि जब the person is under the influence of medicine prescribed by the doctor. Say for example, यानी ये वो सिचुएशन होती है कि किसी मसले की वजह से डॉक्टर जो है वो मेडिसिन दे देता है कि ये कुछ दिनों के लिए सोया रहे, आराम करे। इज इट ओके? तो ऐसी सूरत में बच्चे ने पूछा है कि ये किसकी एग्जांपल है, तो ये सारे अनसाउंड माइंड की कैटेगरी मैंने बताई है, आपकी बुकों में नहीं लिखी हुई है लेकिन मेरे पास है। तो ये ड्रंक जिसने की हुई है ये भी अनसाउंड माइंड में कंसिडर होता है, जो कि यहाँ आपकी बुक में भी थोड़ा सा इस अनसाउंड का तो लिखा हुआ है। ये वो लोग हैं जो कंटेक्ट करने की कैपेसिटी जिनकी नहीं है। अच्छा, ये ड्रंकनेस, ये लिखा हुआ है ड्रंकनेस। तो ड्रंकनेस का मतलब यह कि पी हुई है, ठीक है, टोन है। कैटेगरी ड्रंक वाली जो है वो नंबर 5 थी। नंबर 1 था इडियट, नंबर 2 था स्टूपिड, नंबर 3 था इंसेन, नंबर 4 था ल्यूनाटिक, नंबर 5 था ड्रंक, और नंबर 6 है डेलीरियस। डेलीरियस में कह रहा हूं कि ये वो सिचुएशन होती है कि जब एक होता है टोन होना नशे से, यहाँ आप जो है अपने होश में नहीं होते कि किसी वजह से the person is under the influence of medicine prescribed by the doctor। अब यूं समझ लें कि डॉक्टर ने किसी वजह से किसी पर्सन को दवाई लिखी है कि आप ये दवाई खा के आराम से सो जाएं कुछ दिनों के लिए, ठीक है। यानी हम यूं समझ लेते हैं कि अब्दुल बासित है माशाल्लाह से, तो अब्दुल बासित के रिजल्ट बड़ा खराब आया, या आप यूं समझ लें कि इस संडे को उसकी मंगेतर की शादी है। अब घर वालों को डर है कि इसकी मंगेतर की शादी है तो ये हंगामा करेगा, और दूसरा जुल्म यह है कि बारात भी यहीं से गुजर कर जानी है, तो ये हंगामा करेगा तो कहीं दिमागी तवाज़ुन ना खो बैठे। तो उन्होंने डॉक्टर को बुला के अब्दुल बासित को मेडिसिन दी है। यानी अब अब्दुल बासित साहब जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिसिन है, डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, टीका लगाया, ये गोलियां। अगर आप अब्दुल बासित को मिलने भी जाते हो तो अगर नॉर्मल आपको नजर ना आ रहा होगा, नॉर्मली हुआ कर रहा होगा, बात कर रहा होगा, चाहे पूछेगा, लेकिन दिमागी तौर पे वो सुन होगा, याद रखिएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत पहचाने, थोड़ा बहुत ना पहचाने, ठीक है, लेकिन वो कंटेक्ट करने की पोजीशन में नहीं होता। तो होप आपको ये समझ आ गई होगी। ये 6 कैटेगरीज थी, लेकिन आपने जो पिक करना है, एक तो ये कि इनमें से वो लोग, अच्छा याद रखिएगा इडियट के साथ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उनको तो दुनिया की होश नहीं होती, और इंसेन जो पागल होगा जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया या अभी हॉस्पिटल में है, उसके साथ भी नहीं हो सकता। किनके साथ हो सकता है? जिनके साथ आप समझते हैं कि इनका अभी नॉर्मल हालत है, जिसमें आप, मैंने कहा कि स्टूपिड से भी हो सकता है,
उसमें जो है ल्यूनेटिक वाले से, यानी एपिलेप्सी के जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता है उसे भी हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है कि जब उनकी दिमागी हालत सही हो, यूजुअली आप साउंड माइंड हो, ठीक है। लेकिन हमेशा पर्सन जिस कंटेक्ट कर रहा है उनको प्रूव नहीं करना पड़ा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जब मैंने कंटेक्ट किया बिल्कुल सही था। ओके, उम्मीद है ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन में भी भेजिएगा, बच्चों ने अभी व्हाट्सएप में भी पूछने शुरू कर दिया है। अब आ जाए तीसरे नंबर पे, डिसक्वालिफाइड पर्सन। डिसक्वालिफाइड पर्सन यानी पहला था माइनर, दूसरा था पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी से तीन पार्ट्स है, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ये तीन पार्ट्स हेडिंग याद रखिएगा, मैंने बुक आपको भेजी है। ये हमने पढ़ा था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, याद रखिएगा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज ये हेडिंग थी, बहुत से बच्चे जो है उसमें भेजे हैं। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, इसके तीन पार्ट्स थे, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड डिसक्वालिफाइड बाय द लॉ। माइनर हमने पढ़ लिया, ठीक है, अनसाउंड माइंड भी हमने पढ़ लिया। अब डिसक्वालिफाइड अंडर द लॉ हम शुरू करते हैं। उसमें फिर 5 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अच्छा, होता क्या है, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी लिखा हुआ है बुकों में भी, जॉइंट स्टॉक कंपनी है। आप इसको यूं समझिए, हमारी मजबूरी होती है कि कुछ कंपनीज में जो ठप्पे बुकों में ठप्पे लगे होते हैं उनको पढ़ना होता है। इसका कंसेप्ट इससे ब्रॉडर है। कभी आपने सुना होगा पब्लिक कंपनीज, और पब्लिक कंपनीज में पब्लिक लिस्टेड कंपनी। होता क्या है कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो होती है, नॉर्मली कोई जो बिजनेस होता है या स्मॉल कंपनी होती है तो वो ओनर खुद चलाते हैं। किसी का अपना बिजनेस है, 2-4 नौकर रख लिए खुद चलाया, या 2-4 पार्टनर मिलकर चला रहे हैं, खुद चला रहे हैं, कुछ नौकर रखे हुए हैं। लेकिन जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उसमें हजारों के हिसाब से शेयर होल्डर्स होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। ये एक को फोकस नहीं करना, आपने कंसेप्ट ब्रॉडर लेना है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी याद रखिएगा, जिसके शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, उसको हम पब्लिक लिस्टेड कंपनी कहते हैं। ये कभी अगर सुना हो कि मैंने आज शेयर खरीदे हैं, फलां शेयर खरीदे हैं फलां कंपनी के, तो उनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे बिक रहे होते हैं। कहने का मकसद है कि उनके शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनकी बहुत सारी टाइप्स हैं आगे, वो शेयर होल्डर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे ओनर जो है वो ज्यादा होते हैं, तो वो सारे मैनेजमेंट नहीं चलाते। वो जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है, बीओडी। उस कंपनी को जो चलाते हैं वो बीओडी चलाते हैं। इज इट ओके? अच्छा, तो बीओडी जब चलाते हैं, याद रखिएगा बीओडी में कुछ जो है वो शेयर होल्डर होते हैं, कुछ शेयर होल्डर नहीं भी होते। तो उनको जो है बकायदा अथॉरिटी दी जाती है, उनको बताया जाता है कि यहाँ तक आपकी लिमिट है, यहाँ तक आपकी अथॉरिटी है, ये चीज इतने की खरीद सकते हो, इतने की बेच सकते हो। तो उनकी लिमिटेशन होती है, जो कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। कहाँ लिखा होता है? यहाँ पे ये देखिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब उनको लिखा होता है कि आपको ये पावर है, आप इतनी चीजें जो है बेच या खरीद सकते हैं, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उससे आगे नहीं जा सकते। अच्छा, अब होगा क्या? फर्स्ट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर है कि वो 10 लाख का सामान खरीद सकते हैं, वहां लिखा हुआ, उनको बताया हुआ है। किसी वजह से किसी डायरेक्टर ने ये ख्याल नहीं किया और ये भूल गया, तो उसने 20 लाख का सामान खरीदने की बात कर दी। अब आप खुद सोचो कि उसकी पावर कितनी थी? 10 लाख। डील कर ली 20 लाख की। अब दूसरा जुर्म ये है कि वो डायरेक्टर की गलती नहीं मानी जाएगी, वो पर्सन जो कंटेक्ट कर रहा है, वहां उसको कंपनी के डॉक्यूमेंट चूंकि पब्लिक होते हैं, तो उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आना चाहिए था कि ये इस कंपनी के डायरेक्टर की पावर कितनी है और इससे ज्यादा ये चीज नहीं खरीद सकते, या
तो उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पावर है उससे अल्ट्रा वायर हो रहा है। याद रखिएगा, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आगे अपने तौर पे कहीं लिख लो अल्ट्रा वायर। अल्ट्रा वायर का मतलब ये होता है बियॉन्ड द पावर, जो उनके पावर में नहीं थी, इसको हम अल्ट्रा वायर कहते हैं, बियॉन्ड द पावर। तो जब किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अल्ट्रा वायर हो जाए, ठीक है, तो वो फिर जो है उसको आप कोर्ट में भी स्यू नहीं कर सकते, इसलिए कि उनकी ऑलरेडी पावर डिफाइंड थी। ठीक, या आप दूसरा यूं समझ लें कि वासिफ साहब हैं, उसके पापा ने अपने मोहल्ले की सारी दुकान वालों को बताया हुआ है कि मेरे बच्चे को अगर लोन चाहिए हो तो इसको कोई सामान उधारा चाहिए हो तो 500 से ऊपर नहीं देना। अच्छा, अब जो है वासिफ को जो है वो उनकी जो है किसी दोस्त ने फोन किया, हालात खराब है, मुझे 2000 का सामान ले दो। अब चूंकि पापा ने तो सब दुकान वाले को कहा था कि इनको 500 से ऊपर सामान नहीं देना, तो वासिफ की जो है औकात पावर वो कितनी है, 500। ठीक, और सामान अगर किसी ने दुकान वाले ने दे दिया है 2000 का, तो ये अल्ट्रा वायर हो जाएगा। अल्ट्रा वायर मीन बियॉन्ड द पावर, जो पावर दी गई है उससे एक्सीड करके। ठीक, इसी तरह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जब डायरेक्टर को कंटेक्ट करते हैं और उनकी पावर से एक्सीड हो जाए, अल्ट्रा वायर हो जाए, तो वो कंट्रैक्ट भी वाइड हो जाता है। मेरा ख्याल इतनी डिटेल से समझाने के बाद आपको ये समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जी, नंबर 2 पे है डिप्लोमेट एजेंट। डिप्लोमेट एजेंट वो अमला जो सफारती अमला होता है, और हर कंट्री में जो है दूसरी कंट्री के सफारती अमला होता है, जिनका यानी डिप्लोमेट एजेंट भी कहते हैं, फॉरेन सोवरेन भी कहते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जो सफारती अमला होता है, ये किसी से प्राइवेट कंटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप यूँ समझ लें कि साउथ अफ्रीका की जूली आई हुई थी यहाँ सफारती अमला पाकिस्तान में, और हुआ ये कि जूली छुट्टी जा रही थी और सबा उनको कहती है कि ये बाजी आप छुट्टी जा रही है साउथ अफ्रीका, वो कहती हैं जी। तो सबा कहती हैं बाजी सुना वहाँ सोना सस्ता मिलता है। जूली कहती है हाँ। कहती जब वापस आओगे तो मेरे लिए 5 लाख ले जाओ, मेरे लिए सोना लेते आना। अब उसने 5 लाख ले लिए लेकिन सोना नहीं लाई, तो क्या अब सबा जो है जूली को स्यू कर सकती है? नहीं, स्यू इसलिए नहीं कर सकते, यू कांट इन्फोर्स देम इन लोकल कोर्ट्स। आप लोकल कोर्ट्स में उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते। यू कांट इन्फोर्स देम इन लोकल कोर्ट्स विदाउट द परमिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर आप उनको स्यू नहीं कर सकते। तो जब आप इनको स्यू नहीं कर सकते तो फिर वो कंट्रैक्ट वाइड होता है। ठीक है, बल्कि इनफैक्ट ये कैपेसिटी ही नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे और बताइएगा, ये सियासत में जाए बगैर रेमंड डेविस केस वगैरह ये अगर रिकॉल करो, जिनको पता हो तो उनको समझ आ जाएगी। अच्छा एक चीज, दूसरा ये याद रखिएगा कि सफारती कैपेसिटी में, इसमें सफारती कैपेसिटी में उससे कंट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। लेकिन अगर उसकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है या यहाँ पे कोई बिजनेस है या किसी जगह पे पार्ट टाइम मैनेजर है, ठीक, या कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी दे रहे हैं, तो यहाँ पे वो अब उसको स्यू किया जा सकता है क्योंकि वो सफारती कैपेसिटी से हटके है। डिप्लोमेट एजेंट या फॉरेन सोवरेन जो है उस ड्यूटी से हटके है, प्राइवेट है यहाँ पे। ठीक है, यानी कोई बिजनेस है यहाँ पे उसका, या कहीं एग्जीक्यूटर है या मैनेजर लगा हुआ है या कोई बिजनेस चला रहा है यहाँ पे, तो फिर उसको स्यू किया जा सकता है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाए नंबर 2 पे, एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का कंसेप्ट ये है कि एलियन, पहले समझे कि एलियन एनिमी है।
एलियन एनिमी हम उस पर्सन को लेते हैं जिनकी कंट्री, यानी चाइना है आपका एलियन फ्रेंड है, आपका यह है रिलेशनशिप एट पीस है। इंडिया के साथ अभी वैसे जो है वो हमें हमेशा एनिमी समझता है और हम उसको कभी कभी धोखे में आ जाते हैं। भारत कहने का मकसद यह है कि जब अभी उससे हालात तरकात रिलेशनशिप अच्छे हैं तो वो एलियन फ्रेंडली होगा, लेकिन अगर जिस कंट्री के साथ आपका जंग शुरू हो जाए वो एलियन एनिमी कहलाता है। और एलियन एनिमी के साथ जो भी आपके एग्रीमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पहली बात है कि आप करेंगे नहीं, जो किए हुए हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वर्ड का पिक करना है, डिसॉल्व। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे। और जंग के दौरान करते हैं तो वो इलीगल में आएगा और इलीगल की बेस पे हो सकता है आर्टिकल 6 भी लग जाए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और बता दूं कि फर्ज कर रहे हैं अभी इंडिया के साथ हमारे हालात ठीक है। बेटा रेवन डेवस केस मैंने क्या रिकॉल करना है, जो उसने जो है दो तीन बंदे, एक दो बंदे मार गए थे उससे। तो आप इतने बोले ना बने, पाकिस्तान में रहते हुए सबको पता है रेमन डेविस केस का, या हिस्ट्री उठा कर देखे तो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा रेमन डेविस केस के अलावा भी हैं दो तीन। अभी रिसेंट सिंध गवर्नमेंट ने भी उसके जैसे सजा माफ की एक और पार्टी की, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें होता है कि कंट्री टू कंट्री भी डिफर करता है। बहरहाल हम उसमें पॉलिटिक्स में नहीं जाते। अच्छा, यहाँ पे हम क्या है फर्ज किया कि एग्जांपल लेते हैं। मैं नाम देख रहा था किसी का, कोई एक फर्जी नाम ले। जी, ये हमाद है, फर्ज कर ले। हमाद जो है यहाँ से सामान लेके चले गए इंडिया। हमाद यहाँ से सामान लगे, अभी हालात ठीक हैं, हमारे रिलेशनशिप एट पीस है। अब हुआ ये कि हमाद साहब जब वहाँ इंडिया चले गए तो जंग छिड़ गई। अब आप गेस करो कि अब हमाद की पोजीशन क्या होगी इंडिया में। बच्चे ने सवाल भेजा रेमन डेविस के अलावा, तो बेटा फिर मैं आपको प्राइवेट मैसेज में समझा दूंगा, ठीक है। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको तो खैर या हिस्ट्री उठाए तो रेमन डेविस केस का आपको समझ आ जाना चाहिए। लेकिन आप यूं समझ लें कि अंकल थॉमसन अमेरिका से आए हुए या विजिट पे और एक्सीडेंट कर दिया, आपकी टांगे तोड़ दी हैं, तो आप उन पे कोई और एलिमेंट हुआ तो मोस्टली आप जो सफारती हमला होता है उस पे आप केस डायरेक्ट नहीं कर सकते। वो आपको फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इसलिए मैंने रेवन डेविस केस या दो और एग्जाम जो हवाले दिए थे। अब वैसे समझ लें कि कोई भी सफारती हमला बाहर का होता ही है। मैं वापस आता हूँ उस केस पे, यू कांट स्यू देम। क्यों आप उनको स्यू नहीं कर सकते? ड्यू टू देयर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मीन सफारती हमले को इस्तिस्ना हासिल होता है। जिस पर्सन को इस्तिस्ना हासिल हो उसको आप स्यू नहीं कर सकते। तो आपने जो याद करना है, यू कांट स्यू देम इन लोकल कोर्ट्स विदाउट द परमिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ड्यू टू देयर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ड्यू टू देयर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इस्तिस्ना हासिल होना। जब किसी को इस्तिस्ना और सफारती हमले के जितने भी लोग होते हैं इनको इम्यूनिटी हासिल होती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी उनको पकड़ के जाए, कोई ऐसी बदतमीजी या वो नहीं कर सकता, या इवन कंटैक्ट या इसके लिए। तो उस चूंकि वो मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं सफारती हमले के, तो उनसे बात करने के लिए बाकायदा या ऐसा स्यू करने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। हाँ, ये है कि अगर उनका कोई प्राइवेट बिजनेस है यहाँ पे, या किसी को मकान बेचा है या खरीदा है, पैसे नहीं दिए, प्राइवेट कैपेसिटी में जब यहाँ वो डील करना शुरू करेगा तो फिर आप शुरू कर सकते। अच्छा जी, वो बच्चे को उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गया। वापस आते हैं एलियन एनिमी। तो एलियन एनिमी यानी जिस कंट्री के साथ आपके जंग चल रही हो
उसके साथ आप कोई भी कंटेक्ट नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आप पे एलिगेशन भी लग सकती है, और जो जंग से पहले किया हुआ है, क्योंकि जंग का रूल ये होता है कि आप दुश्मन को भूखा मारना है। लेकिन अगर आप जंग के दौरान कंटेक्ट पहले किया हुआ था, उनको गंदम पहुंचाएंगे, आम पहुंचाएंगे, तो जंग के दिनों में उनको भूखा मारने के बजाय आप उनको जो है सरप्राइज दे रहे हैं, तो ये फिर जो है आर्टिकल कुछ लगना शुरू हो जाते हैं। ऐसा आपको कंटेक्ट डिसॉल्व हो जाएगा। हाँ, मैं बात कर रहा था कि अगर हमाद जो है वो इंडिया गए हैं, और वहां पे ये हुआ है कि जब वो वहां थे तो जंग शुरू हो गई। अब आप ये बताएं कि हमाद की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, हमाद की पोजीशन याद रखिएगा कि मैं अंडर द टेबल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि उसकी वजह कंट्रीज के हिसाब से क्या होगी। तो याद रखिएगा कि हमाद जब इंडिया में है तो दोनों कंट्रीज के लिए वो एलियन एनिमी कंसिडर होगा। मैं रिपीट करता हूँ, दोनों कंट्रीज के लिए वो एलियन एनिमी कंसिडर होगा। वो इसलिए इंडिया के लिए इसलिए होगा कि चूंकि वो पाकिस्तानी है, ठीक है, तो वो तो इसको एलियन एनिमी कंसिडर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसलिए होंगे कि फर्ज किया जब वो इंडिया में थे तो इंडिया वाले उसको गोली मारने लगे, तो उसने कहा जान तो हर किसी को प्यारी होती है, उसने कहा भाई मुझे गोली नहीं मारो, ठीक है, मेरा जो है मुझसे जो पाकिस्तान में काम करवाना है वो करवा लें। तो अब पाकिस्तान जो है वो इंडिया वाले इसको जो है पाकिस्तान भेजेंगे। अब पाकिस्तान उसको जो है सस्पेक्टेड कंसिडर करेगा, उसको शक की निगाह से उस पर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, क्योंकि वहां से जान बचाने के चक्कर में हो सकता है ये यहाँ पे उनको कोई काम करे। तो ये दोनों कंट्रीज के लिए एलियन एनिमी कहलाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, ये उम्मीद है 3 आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नंबर 4, नंबर 4 है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट ये होता है कि जिसके बैंकक्रप्ट या जिसका इंस्टॉलमेंसी दिवालियापन जिसको बोलते हैं, जिसका इंस्टॉलमेंसी प्रोसेस हो जाए। यानी अगर किसी का बिजनेस था, बिजनेस में नुकसान हो गया बहुत ज्यादा, अब उसने अप्लाई किया कोर्ट में, कोर्ट ने उसने हक में फैसला दे दिया, यानी इसको इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर किया जाए। जब भी किसी को इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर किया जाए तो याद रखिएगा उसके ऊपर ऑफिशियल रिसीवर लिखा हुआ, चलो ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी एक बंदा अपॉइंट होता है जो उसकी सारी प्रॉपर्टी टेक ओवर कर लेता है। जो गवर्नमेंट के जिम्मे कर्जे हैं वो माफ हो जाते हैं, जो लोगों के पैसे देने हैं वो जो ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट हुआ है वो उसकी प्रॉपर्टी बेच के लोगों को पैसे देगा। ठीक है, अब जिस बिजनेस जो बिजनेस था वो इंसॉल्वेंट हो गया वो बंदा, ठीक। अब जब तक कोर्ट उसको दोबारा सर्टिफिकेट ऑफ सॉल्वेंसी ना दे दे, यानी ये दोबारा ठीक हो गया है, आई मीन पैसा आ गया, सारे मसले इसका हल हो गए हैं, तो अब जब तक वो सर्टिफिकेट ऑफ सॉल्वेंसी ना दे उस वक्त तक उससे वो बिजनेस कंट्रैक्ट नहीं किए जा सकते। हाँ, प्राइवेट कंट्रैक्ट कर सकते हो, उससे घर के काम करवा सकते हो, चूना करवा सकते हो, घर का शूज पॉलिश करवा सकते हो, तो वो काम करवा सकते हो। अच्छा, लगे हाथ एक चीज और भी बता दूं कि जो इंस्टॉलमेंट होता है जिसका हम दिवालिया कहते हैं, उसका दिवालियापन, तो उसकी सारी चीजें घर की बेची जाती हैं, ठीक है, उसकी सारी चीजें बेची जाती हैं सवाए एक चीज, सिवाय एक चीज मीन वो आइटम जिससे वो रोजी रोटी कमा सकता है वो नहीं बेचा जाएगा। फर्ज कर लेगा लड़की है, ठीक है, नाजिश है, तो नाजिश की सिलाई मशीन नहीं बेची जाएगी जिससे वो रोजी रोटी कमा सके। तो कोई ऐसा जरिया, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, या शहबाज हैं वो गाना गाते हैं तो उनका गिटार नहीं बेचा जाएगा ताकि वो गाना गा के अपना जो है वो कमाई रोजी पा सके। तो उसकी सारी चीजें बेची जाएंगी सिवाय एक चीज है जिसके वो अपना गुजारा कर सके, रोटी कर सके। अच्छा, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अच्छे जी, बेटा आप अभी से पूछते हैं, चले मैं
नेक्स्ट है कन्विक्ट। कन्विक्ट वो शख्स होता है जिसको जेल हो जाए, सजा हो जाए, ठीक, जिसको हम सेंटेंस ऑफ ये इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। इम्प्रिजनमेंट मीन जिसको जेल हो जाए। जब वो शख्स याद रखिएगा, अगर तो अभी जेल नहीं हुई और आपने उसे कांटेक्ट कर लिया कि मेरे घर पेंट करने आ जाना, और अब उसको जेल हो गई, ये वाइट कंट्रैक्ट। और जेल में है तो जेल में से कांटेक्ट करते हैं, भाई कल आना मेरा घर पेंट कर जाना, तो अब ये वाइट कंट्रैक्ट नहीं होगा, ये वाइट एग्रीमेंट कहलाएगा। वाइट कंट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, वाइट एग्रीमेंट कहलाएगा। क्योंकि जेल में तो जो मुमकिन ही नहीं है आपको पेंट करने आए, जिसकी शुरू से कोई अहमियत नहीं है। वाइट एग्रीमेंट में बताए थे जिनकी शुरू से कोई अहमियत नहीं। हाँ, जब वो जेल से निकल आए, ठीक, तो फिर जो निकलने का तो उसके दिन आ जाए, तो फिर आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सपायर, जो सजा हुई है वो खत्म हो जाए, फिर आप उससे कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक जेल में है, ठीक, तो वहां उसको आप नहीं कह सकते कि मेरे आज खाना बना कर ले आओ, या मेरे जो है घर पॉलिश कर दो, मुझे 50 मन चीनी पहुंचा दो, ऐसा कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। ये डिस्क्वालीफाइड में आता है। होप ये पांचों आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने मेन हेडिंग पढ़ी थी कैपेसिटी ऑफ पार्टी। कैपेसिटी ऑफ पार्टी के 3 पार्ट्स थे। नंबर 1 था माइनर, नंबर 2 था पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, नंबर 3 था डिस्क्वालीफाइड अंडर द लॉ। तो ये 3 कैटेगरी थी, ये मैंने बताई है, इनके सारे पार्ट्स बताए हैं। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। या नहीं होता, जिस तरह आप पूछते रहते हैं व्हाट्सएप पे, इसी तरह पूछिएगा, मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं फ्री कॉन्सेप्ट। कौन सा? फ्री कॉन्सेप्ट। फ्री कॉन्सेप्ट जो है का मतलब यह है कि एक होता है कैपेसिटी, एक होता है कॉन्सेप्ट, दोनों में फर्क समझिएगा। कैपेसिटी के मतलब यह है कि आप या तो माइनर हैं या पागल हैं या लॉ ने मना किया हुआ है, आप कैपेबल नहीं है कांटेक्ट करने के। यहाँ फ्री कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि आप कैपेबल तो हैं लेकिन आपकी मर्जी शामिल नहीं है। या तो आपके सर पे टीटी रखा गया है या फ्रॉड हुआ आपके साथ, यानी आपकी कॉन्सेप्ट फ्री नहीं थी या अंडर इन्फ्लुएंस थी, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट था। तो इसको याद करो, मैंने कहा वाइड एबल कंट्रैक्ट जब पढ़ाया था उस वक्त मैंने बताया था ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। हम कॉन्सेप्ट यानी कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्या है, एन एग्रीमेंट इज वैलिड व्हेन इट इज मेड विद द फ्री कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज। इज इट ओके? यानी दोनों आजाद हैं, सर पे टीटी नहीं रखा हुआ, ठीक है, या कोई ऐसा लिमिट नहीं है। तो अकॉर्डिंग सेक्शन 13, 2 or more person are said to be consent when they are agrees upon same thing in same sense। यानी रजामंदी से एक दूसरे को जो चीज कह रहे हैं, कह रहे मैंने 20 लाख का बेचना है, ये गाड़ी बेचनी है, या 20,000 का मोबाइल बेचना है, दूसरी पार्टी कहती है ठीक है, टीटी रख के नहीं, फ्रॉड से नहीं, धोखे से नहीं, मिस्टेक से नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन से नहीं। तो फ्री कॉन्सेंट का जो दूसरा नाम आएगा वो वाइड एबल आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेंट का ये देखिएगा, ये अगर नजर आ रहा हो, कंट्रैक्ट इज वाइड एबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्री कॉन्सेंट में, अच्छा ये याद रखिएगा 5 एलिमेंट्स होते हैं। ये नॉट काज बाय, याद रखिएगा, इफ द कॉन्सेंट सेट टू बी conscience is said to be free when it is not caused by number 1 coercion, number 2 undue influence, number 3 fraud, number 4 misrepresentation, number 5 mistake। ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से कंट्रैक्ट वाइड एबल ऑप्शन में चला जाता है। या तो आपके साथ टीटी रखी गई और साइन करवाया गया, या फ्रॉड। ये 5 एलिमेंट्स हैं जिस कंट्रैक्ट में शामिल हों वो कंट्रैक्ट जो है वो फ्री कॉन्सेंट कंसिडर नहीं होता। जिसकी जो है पार्टी की कॉन्सेंट फ्री नहीं थी वो पार्टी अग्रीड पार्टी कहलाएगी, वो स्यू करेगी
तो अगर कोर्ट उसके हक में फैसला दे देती है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा, उसकी मर्जी है वो स्यू करे या ना करे। अगर वो समझता है कि चलो मुझे टीटी रखा है, ये नहीं वाकई बाद में मार दें, तो वो उसको चलाकर फिर बैलेंस रहेगा। कोर्ट के पास फ्री कॉन्सेंट का या वाइडेबल का ऑप्शन तब भी आएगा जिसमें वो अग्रीव पार्टी जब तक अपना ऑप्शन यूज नहीं कर, वरना वाइडेबल नहीं जाएगा, वाइड ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्री कॉन्सेंट या इसका वाइडेबल का मतलब ये है, इट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, who is one party, aggrieved party, who is aggrieved party, whose consent was not free, whose consent was not free, जिसकी रजामंदी शामिल नहीं थी, ठीक है, उसके ऑप्शन पे वो केस जो है वो कोर्ट में किया जाएगा। अच्छा सर यार रमजान में थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा ये 5 एलिमेंट है, उसमें सबसे पहला है कोएर्शन। अच्छा बेटा ये 5 एलिमेंट है, याद रखिएगा कि मेरे पास हर एलिमेंट्स की हजारों के हिसाब एग्जाम्पल होती है। आपको जहाँ पे एक एग्जाम्पल ना समझ आए, मैं चूंकि लिमिटेशन होती है पढ़ाते हुए, हम ज्यादा आउट नहीं जा सकते। जब क्लास में चलो बंदा चलो मेरी आदत है मैं लॉ खेल के पढ़ाता हूँ, इतना फाउंडेशन के साथ मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, वरना मेरी आदत है हम खेलते खेलते पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं अच्छी तरह जानते हैं, मोस्टली हम खेलते जाए, क्योंकि लॉ कभी भी रट्टा लगा के पास नहीं होते। लॉ को खेल के पढ़ें तो बेहतर होता है, बहुत आसान हो जाता है चीजें। मेरी मजबूरी है कि मैं एक लिमिटेशन है उससे आगे नहीं जा सकता। हाँ आप वैसे पूछें जिस तरह प्राइवेट में कुछ बच्चे जो है वो, अच्छा कुछ बच्चे इतने जीनियस हैं वो एक एक लाइन एक एक वर्ड्स की डेफिनेशन की सारी पूछते हैं। पता नहीं उनको क्या चले, बाल वो एक एक लाइन या एक एक वर्ड की डेफिनेशन तो खैर नहीं इतनी डिटेल में जाते, बाल मैं कोशिश करता हूँ कि सारे बच्चों को मैं बता सकूँ समझा सकूँ। अच्छा या तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन आंसर कितने हैं, ये पढ़ लें तो क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएं। सबसे पहला है कोएर्शन। क्वेश्चन क्वेश्चन और करने में क्वेश्चन 10 मिनट हमारे पास क्वेश्चन आंसर के हैं, उसकी तरफ जाऊं या एक क्वेश्चन शुरू करूं? अच्छा क्वेश्चन की तरफ आऊं, चलो ये क्वेश्चन की तरफ आता हूं। अच्छा रिकॉल, अगर क्वेश्चन जल्दी खत्म हो गए तो मैं दोबारा इसको शुरू कर लूंगा। इज इट ओके? क्वेश्चन जल्दी खत्म हो गए तो मैं दोबारा इन एलिमेंट को शुरू कर लूंगा। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। सर लॉ की समझ नहीं आ रही है, ये कौन सा बच्चा जी मुझसे पूछेगा। अगर आपको मेरी आवाज है तो कौन सी चीज की समझ नहीं आ रही है भाई? अच्छा अडल्ट कौन होते हैं? अडल्ट बेटा जो 18 साल से ऊपर के हों उनको अडल्ट बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये अगर मेरी आवाज आ रही है, ये बच्चा कह रहे हैं ला की समझ नहीं आ रही, कौन सी चीज नहीं समझ आ रही? मैं तो हर चीज बड़ी डिटेल एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जवाब साहब हैं, इनसे मैं कैसे रब्ता करूँ? अच्छा जी अडल्ट मैंने कहा 18 साल से उम्र जिनकी ऊपर होती है उनको अडल्ट कहते हैं। सर व्हाट्सएप इज नॉट अवेलेबल टू काइंडली शो ऑन स्क्रीन। अच्छा जी ठीक है, स्क्रीन पे तो शो कर रहा हूँ। सर स्टाइल ऑन। अच्छा ठीक है, डेलीरियस फिर से बता दें। डेलीरियस बेटा वो कंडीशन होती है जब डॉक्टर किसी को कोई मस्कन दवाएं मीन वो खा के सोया रहे, गनूदगी में रहे, ठीक है। ये वो सिचुएशन होती है कि जब घर वालों को पता हो कि बच्चा डिस्टर्ब है, कोई उल्टी हरकत न कर बैठे, कोई खुदकुशी वगैरह या किसी को मारे ना, किसी वजह से वो डिस्टर्ब है, कोई भी वजह हो सकती है, हो सकता है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, हो सकता है किसी दोस्त से लड़ाई हुई है, हो सकता है जहाँ वो शादी करना चाहता था वहां नहीं हो रही, जो भी इशू है, तो वो घर वाले डॉक्टर को बुला के उसको मस्कन दवाएं। मस्कन का मतलब होता है ख्वाब आवर,
वो नींद वाली गोलियां होती नींद की या इसी किस्म की मोबाइल टाइप, जिसको वो खा के सोया रहता है। अगर जाग भी रहा हो तो दिमागी तौर पे वो जो है वो सुन नहीं होता है, इतना वो एक्टिव नहीं है। इस कंडीशन को हम डेलीरियस कहते हैं। The person is under the influence of medicine prescribed by the doctor. अच्छा जी, डेलीरियस बता दिया। अगर कोई गुस्से की हालत में कंटेक्ट करता है, बेटा गुस्से की हालत में मसला ये होता है, एक ऑप्शन तो होता है कि कोई गमगीन हम में है, परेशानी में है, गुस्से का कहीं भी नहीं है। और दूसरा, ऐसी सिचुएशन में ये हजार हाल ऐसी एग्जाम्पल होती है, लेकिन कोर्ट में आप कैसे साबित करेंगे कि ये गुस्से में था या नहीं था? उसके लिए फिर बड़े लंबे जो है पापड़ फैलना पड़ते हैं, बड़े लंबे कर। अच्छा सर, आप जो पढ़ा रहे हो वो कहाँ लिखा है? ये आपकी बुक को में नहीं लिखा, मेरे पास लिखा है, मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा सर, ये 6 कैटेगरीज वर्ड्स पर, अच्छा ठीक है जी, भेज दे। अच्छा आमिर, ये क्या है जी? अजीम इमरान आमिर। अच्छा जी सर, टोन क्या होता है? टोन मैं कहता हूँ जिसने ने नशा किया हो ना, पी हुई हो, तो उसको दुनिया की कोई होश नहीं होती, तो उसको टोन कहते हैं। अच्छा अच्छा जी सर, हुज बुक इज बेस्ट? फिलहाल खालिद महमूद की ठीक है। सीमा आपके लिए अच्छी नहीं है, इसमें चीजें कवर नहीं हो रही। और आई कैप में भी काफी चीजें कवर नहीं होती, मैं आई कैप के भी सेक्शन पढ़ाता रहा हूँ, तो वो भी आप फिलहाल ये सीमा लें, और फिर जो मैं चीजें साथ प्रोवाइड करते जाऊंगा वो आपके लिए बहुत बेहतर है, आप परेशान नहीं। अच्छा जी सर, प्लीज डिप्लोमेट एजेंट बता दें दोबारा। ये मैंने 2 दफा बताया है, ये फिर चलो व्हाट्सएप पे बता दूंगा या यहाँ बता दूँ। डिप्लोमेट एजेंट सफारती अमला होता है, रूल के तहत इनको इस्तिस्ना हासिल होता है, इम्यूनिटी, कि इनको कोई भी स्यू नहीं कर सकता फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर। तो इस प्रोसेस को, यानी यू कांट स्यू देम इन लोकल कोर्ट्स विदाउट द परमिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए। डिप्लोमेट चैनल मैंने बता दिया। रेमन डेस केस निकाल कर ले प्लीज। बेटा ये सियासी केस है, ना जाओ इस तरफ, खुद से निकालो, हिस्ट्री में निकल आ जाए आपके पास। हमाद बिन एलियन एनिमी होगा इंडिया के लिए? नहीं, हमाद दोनों के लिए होगा, हमारे लिए भी उनके लिए भी। सर प्लीज। चलिए, डिप्लोमेट एजेंट मैंने बता दिया। उसने दोस्त था ना दुश्मन, तो वो क्या होगा? मैंने बताया कि वो जो है दोनों के लिए दुश्मन कहलाएगा। अच्छा जी सर, कन्विक्ट दोबारा बता दें। कन्विक्ट बेटा वो शख्स होता है जिसको जेल हो जाए, द पर्सन हु इज गॉन अंडर द इम्प्रिजनमेंट, जेल हो जाए उसको कन्विक्ट कहते हैं। अच्छा जी सर, प्लीज माइनर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बेटा माइनर कितनी दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो अभी 18 साल का नहीं हुआ उससे कंटेक्ट वैलिड नहीं होते, ठीक है, तो उसको माइनर कहते हैं। और माइनर आगे कोई इसकी 10-12 हेडिंग थी, वो सारी मैंने पढ़ा दी। अच्छा, खुदा का भला करे। नेक्स्ट क्या है? कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है रजामंदी। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है रजामंदी, ठीक है। यानी अगर कोई कहता है ये 20 लाख वाली गाड़ी 2 लाख में बेचो, साइन करो, तो ये आपने अगर तो वो टीटी रख के जो है आपसे साइन करे, तो वो आपकी रजामंदी शामिल नहीं थी, मजबूर थे, ठीक है। इसी तरह अगर वो 20 वाली 16 में कहता है, आप कहते नहीं 18 में, फिर आप रजामंदी से देते हैं। अच्छा जी, खुदा का भला करे। सर प्लीज कन्विक्ट क्या हो गया? बेटा कन्विक्ट मैंने बताया है कि वो शख्स जिसको जेल हो जाए, ठीक है। अभी आप यूं समझ लें कि जो है आमना जफर ने किसी का सर फाड़ दिया है गुस्से में आके, और आमना जफर को 2 साल जेल हो गई है। अब हम बोलेंगे कि कन्विक्ट आमना जफर को, शी इज अंडर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर, 2 साल की जेल हो गई, ठीक है। तो कन्विक्ट जिस शख्स से जेल हो जाए उसको कन्विक्ट कहते हैं। अच्छा, मैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन से आप क्या पूछना चाहते हो?
मैंने अभी मैरिड वुमेन पे तो बताया ही नहीं है, ये क्या पूछना चाहते हो। मैरिड वुमेन कांटेक्ट कर सकती है, याद रखिएगा, अगर वो उसको टर्म कंडीशन सारी समझ आ रही हैं, अगर ये पूछना चाहते हो तो याद रखिएगा तो मैरिड वुमेन कांटेक्ट कर सकती है। अच्छा जी, खुदा आपका भला करे सर, काइंडली रिपीट प्रीवियस टॉपिक बिफोर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर। अगर सारा प्रीवियस करूंगा तो एक दो दफा किया था तो कुछ बच्चे नाराज हो गए थे कि हमारा टाइम जाया होता है। चलो मैं थोड़ा सा प्रीव्यू दे दिया करूँगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है सर, प्लीज डिप्लोमेट एजेंट वापस एक्सप्लेन कर दें। पता नहीं क्या हो गया बेटा, आप लोगों को डिप्लोमेट एजेंट क्यों समझ आ रहा, ये मैं 2-3 दफा ऊपर बता चुका हूँ, दोबारा बता दूंगा। मैरिड, अच्छा नहीं बेटा, मैरिड वुमेन डिस्क्वालिफाइड पर्सन नहीं होती, वो कांटेक्ट कर सकती है। अच्छा जी, क्वेश्चन आंसर क्या करना चाहते हैं इनसे, अच्छा ये सारे बताए थे, इंसेन स्टूपिड इडियट सारे बताए हैं बेटा। क्वेश्चन और आंसर पे आ जाए, ठीक है जी। सर डिप्लोमेट एजेंट बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, आवाज़ का इशू नहीं आ रही। अच्छा सर, पर्सन और अनसाउंड माइंड की कैटेगरीज के नेम बता दें, स्लो स्लो। 6 थे, सबसे पहले था इडियट, नंबर 2 स्टूपिड, नंबर 3 इंसेन, नंबर 4 lunatic, नंबर 5 drunk और नंबर 6 delirious। अच्छा, 4th पॉइंट ऑफ अनसाउंड माइंड, अच्छा वो मैंने बता दिया। 4th पॉइंट ऑफ अनसाउंड माइंड बेटा ये था कि जिसको एपिलेप्सी, ल्यूनेटिक, जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हों, एपिलेप्सी बोलते हैं, या ब्रेन ट्यूमर हो, तो उसके साथ जब वो बीमारी की हालत में कांटेक्ट नहीं होता, जब वो ठीक हो जाता है। अनसाउंड मैंने समझा दिया सर, वायलेंट विद स्टूपिड। स्टूपिड को कुछ चीजें उसको समझ आ रही थी, ज्यादातर चीजें समझ आ रही होती है, इसलिए उससे जो है नॉर्मल कांटेक्ट किए जा सकते हैं कि जाओ ये इतनी चीनी पहुंचा दो, इतनी, ये नॉर्मल कांटेक्ट से किए जा सकते हैं। अच्छा, ये रिपीट पता नहीं आपने क्या पूछा है अब्दुल्ला शेख। विक्टिम नहीं, कन्विक्ट मैंने बताया था। क्वेश्चन खत्म करें, ओके ठीक है सर। अगर कन्विक्ट प्रूव नहीं है कि वो कन्विक्ट है, या लेकिन जब मुआयदा होता है तो वो एक्सेप्टेबल है। सर अगर कन्विक्ट प्रूव नहीं है बेटा, कन्विक्ट प्रूव तब भी होता है ना जब अदालत ने सजा दे दी, तो जब अदालत सजा दे देती है तो फिर तो प्रूव हो जाता है ना। अच्छा सर, पर माइनर को थोड़ा सा एक्सप्लेन, यार ये माइनर आप क्यों नहीं समझ रहे। बहुत दफा बता चुका हूँ कि 18 साल से नीचे जो बच्चा होता है, जो 18 का ना हो, वो माइनर होता है। आप में बहुत सारे लोग अभी माइनर है। सर आई एम न्यू कमर इन क्लास, काइंडली टेल मी हाउ आई कैन अटेंड प्रीवियस लेक्चर्स। अच्छा ठीक है, ये व्हाट्सएप पे आ जाए। सर एलियन एनिमी, एलियन एनिमी अल्लाह के बंदो, जिस कंट्री के साथ आपका रिलेशनशिप एट पीस है वो आपके एलियन फ्रेंड हैं, और जिनके साथ आपका रिलेशनशिप एट पीस नहीं है वो आपके एलियन एनिमी है। अच्छा जी सर, आपने बताया कि माइनर 20 के बाद होता है। नहीं बेटे, मेरे से कसम ले लो, मैंने ऐसा कभी नहीं बताया कि माइनर 22 के बाद होता है, नहीं। माइनर 18 से बिलो होता है। हाँ, ये मैंने एक बताया था कि 18 ईयर्स का माइनर एक्ट 1872 के तहत, 1875 के तहत होता है। 21 में, 22 नहीं 21 का बताया होगा, जो बच्चा जिसके ऊपर गार्डियन हो, जिसकी प्रॉपर्टी हो और उसके ऊपर गार्डियन अपॉइंटेड हो, तो वो कोर्ट ने कहा है कि जब तक 21 साल का ना हो जाए तो वो अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। ये सिर्फ जिन पे गार्डियन अपॉइंट होता है। सर कॉन्सेंट दोबारा। सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। ओके जी, ओके जी।